हमारा आज का लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेशन इज अबाउट द लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। जैसा कि इस लफ्ज से जाहिर है, इस वर्ड से जाहिर है, न्यूट्रल रहना, न्यूट्रलिटी शो करना, दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, उसमें बेलिगरेंट्स वो काउंट होते हैं जो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। दो स्टेट्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा हो सकती हैं। जबकि जो उन हॉस्टिलिटीज में हिस्सा नहीं ले रही होती, ना ही डिप्लोमेटिक पार्ट, ना ही किसी किस्म की कोई सपोर्ट, किसी किस्म का कोई किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे होते हॉस्टिलिटीज में, उनको न्यूट्रल्स कहा जाता है। बेसिकली द लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी से मुराद ये है कि बेलिगरेंट्स और न्यूट्रल्स के बीच में जो रिलेशनशिप कायम होगा ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, उसको जो लॉ डील करता है उसको लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप जंग को लोकलाइज्ड रखना चाहते हैं। अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो लिमिटेड रहे, वो तमाम एरियाज में ना फैल जाए। समंदर में भी और खुश्की में भी कंडक्ट ऑफ वॉर को लिमिटेड रखना, और एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कॉमर्स जो हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रही है, उसके ऊपर कम से कम इसका इम्पैक्ट हो। बिकॉज आज की जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसमें इन्हीं मीन्स के थ्रू इकोनॉमीज चल रही होती है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के थ्रू। और अगर वही किसी जंग की वजह से मुतासर होना शुरू हो जाए तो फिर पूरी कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। बेसिकली एक वक्त था जब स्टेट्स ऑफिशियली डिक्लेयर किया करती थी वॉर। उस वक्त इसको डेवलप किया गया। किसी भी हॉस्टिलिटी में एंगेज होने से पहले लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी हमें ये कहता है कि द ट्रांजिशन बिटवीन वॉर एंड पीस वुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मतलब कौन से लोग लड़ रहे हैं, कब लड़ाई खत्म हो गई है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मतलब जस्ट लाइक यूर सीइंग विद योर आईज, सामने आपके जैसे एक चीज नजर आ रही है आपको, उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए कि यार अभी मुझे लगता है वो बंदा भी लड़ रहा है, वो उस बंदे ने भी मुझे नुकसान पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इंटरनेशनल एफर्ट्स स्टार्ट की गई कि जंग को अबॉलिश कर दिया जाए, और एट द सेम टाइम एक और फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि 8, 10, 15, 20 स्टेट्स मिलकर अपना एक सिक्योरिटी का निज़ाम कायम कर लेती हैं। जब ये चीजें इवॉल्व हुई, जब ये चीजें आई, तो फिर क्या हुआ? इंसर्जेंसीज, काउंटर इंसर्जेंसीज, तो कोल्ड वॉर्स, प्रॉक्सीज, इस तरह के फिनोमेना भी इवॉल्व होना शुरू हो गए, जिससे क्या हुआ कि फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो है वो खत्म हो गई। मतलब जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा, चाहे आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। बेलिगरेंट नेशन उसको कहा जाता है जो इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिवली एंगेज्ड हो, चाहे उसने कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इशू की है या नहीं की। जबकि a neutral nation is defined as a nation that has proclaimed its neutrality or has otherwise assumed neutral status with respect to an ongoing conflict। या तो वो ओपनली डिक्लेयर कर दे जी कि मैंने इसमें हिस्सा नहीं लेना, या वो बस वैसे ही न्यूट्रल स्टांस ले ले, किसी को सपोर्ट ना करे, तो उसको न्यूट्रल गिना जाएगा। यहां तक समझ आ गई? अब कस्टमरीली इंटरनेशनल लॉ जो है वो ये कहता है कि तमाम नेशंस के पास ये हक हासिल है कि वो किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेशन से इनकार कर सके, या अदरवाइज इन अदर वर्ड्स इसको ये कहा जाता है कि वो न्यूट्रल स्टेटस एज्यूम कर ले। इसी तरह द लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रेसिप्रोकली इम्पोजेस ड्यूटीज एंड कन्फर्स राइट अपॉन न्यूट्रल नेशंस एंड अपॉन बेलिगरेंट्स। बेलिगरेंट्स के ऊपर भी कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, और जो न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं उनके ऊपर भी कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। जो प्रिंसिपल राइट है न्यूट्रल स्टेट का,
यानी कि जिसने जंग में हिस्सा लेने से इनकार किया, उसका जो मेन राइट है वो क्या है, दैट ऑफ इनवॉयलेबिलिटी, कि उसको कोई नहीं छेड़ेगा, उसके सॉवरेनिटी को, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई बंदा चैलेंज नहीं करेगा। इट्स प्रिंसिपल ड्यूटीज आर दोज ऑफ एब्स्टिनेशन एंड इम्पार्शियलिटी। राइट ये है कि कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और उसके ऊपर ड्यूटी क्या है कि वो इम्पार्शियल रहेगा, वो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स में किसी का साथ नहीं देगा। कन्वर्सली, इसी के उल्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ बेलिगरेंट स्टेट टू रिस्पेक्ट द फॉर्मर। तो बेलिगरेंट स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो इनवायलेबिलिटी को रिस्पेक्ट करेगा और इट्स राइट्स टू इंसिस्ट अपॉन द लेटर, और दूसरे जो है इम्पार्शियल रहने पे वो न्यूट्रल स्टेट को इंसिस्ट करेगा कि भाई तुम बीच में ना आओ, तुम उधर ही रहो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ता, तुम मुझे मत छेड़ो। ये दोनों की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब जहां कहीं पे रीजनल या कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का निजाम होता है, जैसे नेटो है, जैसे इसी तरह और भी हैं बने हुए इदारे बने हुए, स्टेट्स ने आपस में मिलकर एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, जहां कहीं पे इस तरह का मामला होगा, वहां पे न्यूट्रलिटी कैसे होगी? The obligations in the United Nations Charter for member nations to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state is qualified by the right of individual and collective defense system. This inherent right of self-defense may be implemented individually, collectively और ऑन एन एड हॉक बेसिस। सेल्फ डिफेंस का जो निजाम है, मतलब अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आपको हक हासिल है, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, जब तक कि वो सिक्योरिटी काउंसिल उसके बारे में कोई मेजर्स नहीं लेती। समटाइम्स ये इंडिविजुअली भी आप डिफेंड कर सकते हो इफ यू आर कैपेबल इनफ, और समटाइम्स अगर आप कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के हिस्सा हो तो फिर ऑब्वियसली वो सारी स्टेट्स आपको मिलकर सपोर्ट करेंगी और आपको डिफेंड करेंगी। इस तरह के निजाम के अंदर, जैसे कि ये कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम हो, वहां पे न्यूट्रलिटी, फॉर एग्जांपल 15 नेशंस ने मिलकर डिफेंस कलेक्टिव डिफेंस निजाम बना लिया। अब किसी एक नेशन के ऊपर हमला हुआ है, उन 15 में से एक नेशन उस हमले में हिस्सा नहीं लेना चाह रही, तो क्या ऐसी कोई मामलात होते हैं या नहीं होते? तो क्या वो आर्म्ड अटैक में लाजम है उसके ऊपर उसको हेल्प करना या नहीं करना? तो बेसिकली वो डिपेंड करता है उस ट्रीटी के ऊपर, जो उन्होंने ट्रीटी आपस में साइन की हुई है, जो उन्होंने मुआहिदा आपस में साइन किया हुआ है। अगर वो बीच में रिलैक्सेशन देता हो कि आप खैर या आप ना भी हिस्सा ले तो गुजारा हो सकता है, तो फिर तो ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो ट्रीटीज कहती है कि आपने हिस्सा लेना ही लेना है जी, तो फिर इट इज देयर ड्यूटी टू डू सो। This duty may assume a variety of forms ranging from economic assistance to commitment of armed forces. लाजमी नहीं कि आपने डायरेक्टली जंग में ही हिस्सा लेना है, आप वो इकोनॉमिक हेल्प भी कर सकते हो, आप आर्म्ड फोर्सेस भी भिजवा सकते हो, आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप वो काम कर सकते हो। लेकिन कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम में मेन जो चीज डिफाइन करने वाली होगी वो होगी आपकी ट्रीटी के वो किस हिसाब से साइन की हुई है। अब आता है मामला न्यूट्रल टेरिटरी का। डिफरेंट न्यूट्रल टेरिटरीज होती हैं। ऑल एक्ट्स ऑफ हॉस्टिलिटी इन न्यूट्रल टेरिटरी, चाहे वो न्यूट्रल लैंड्स हो, न्यूट्रल वाटर्स हो, न्यूट्रल एयर स्पेस हो, ऑल एक्ट्स ऑफ हॉस्टिलिटी आर प्रोहिबिटेड। आप कोई न्यूट्रल स्टेट की किसी जगह पे आप कोई काम नहीं कर सकते। न्यूट्रल स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल ना होने दे एज अ सेंचुरी और बेस ऑफ ऑपरेशंस बाय एनी बेलिगरेंट। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हो गई है, लेट्स से ईरान न्यूट्रल स्टांस लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एट एनी इंस्टेंस के ईरान की जमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हो रही हो या ईरान की जमीन इंडिया के अगेंस्ट यूज हो रही है। अगर इस तरह का मामला होता है तो ईरान की जमीन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल लैंड एनीमोर। वो फिर क्या होगा, वो उसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाएंगे।
If the neutral nation is unable or unwilling to enforce effectively its right of inviolability, an aggrieved belligerent may take such acts as are necessary in neutral territory to counter the activities of enemy forces. तो जो फर्ज करें ईरान उस मामले में पाकिस्तान का साथ देता है, तो इंडिया के पास ये हक हासिल है कि वो ईरान में उन टेरिटरीज के ऊपर अटैक कर सके जो इंडिया के अगेंस्ट यूज हो रही हैं थ्रू पाकिस्तान। ये वॉरशिप्स भी हो सकती हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, या उनकी टेरिटरी का मिसयूज भी हो सकता है। न्यूट्रल लैंड्स क्या होती हैं? बेलिगरेंट्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो न्यूट्रल टेरिटरी के जो खुश जगह है, न्यूट्रल लैंड्स जो हैं, वहां पे अपने ट्रूप्स लेके जाए या वहां पे अपना वॉर मटेरियल लेके जाए। Neutral nations may be required to mobilize sufficient armed forces to ensure fulfillment of their responsibility to prevent belligerent forces from crossing neutral borders. न्यूट्रल स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी कुछ फोर्सेस अपने बॉर्डर्स पे लगाए ताकि उनके ऊपर उनकी लैंड को यूज ना किया जा सके या उनको उनकी इनवॉलेबिलिटी को चैलेंज ना किया जा सके। इसी तरह न्यूट्रल पोर्ट्स एंड रोड स्टेट्स होते हैं। न्यूट्रल नेशंस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर अपनी पोर्ट्स और रोड स्टेट्स को बेलिगरेंट्स के लिए क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वो लाजमी नहीं ये क्लोज करें। हेग कन्वेंशन number 8 requires that a 24 hours grace period in which to depart must be provided to belligerent warships located in neutral ports. For example, पाकिस्तान की कुछ, हम वो ईरान पाकिस्तान और इंडिया वाला सीन ही दोबारा रिपीट करें ताकि आपको इसी मिसाल से समझाऊं। ईरान की पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान की कुछ वॉरशिप्स लगी हुई हैं बाय एनी मीन्स, पहले ही जंग शुरू होने से पहले, तो ईरान वो पोर्ट्स क्लोज करने से पहले 24 आवर्स का नोटिस देगा, ग्रेस पीरियड देगा कि वो बेलिगरेंट जो नेशन है वो अपनी वहां से फोर्सेस अपनी चीजें निकलवा दे। Thereafter, belligerent warships may visit only those neutral ports and roadsteads that the neutral nations may choose to open to them for repair or human loss threat. मतलब अगर कोई इस तरह का मामला है जिसमें इंसानी जानों का जाने का खतरा है या जिसमें कोई एम्बुलेंस यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का खतरा है, तो वहां पे न्यूट्रल स्टेट अपनी पोर्ट को ओपन कर सकती है अपनी मर्जी से, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और वहां पे फिर बेलिगरेंट नेशंस, और वो होनी भी दोनों के लिए चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए ओपन कर दे और इंडिया के लिए ओपन ना करे, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह न्यूट्रल टेरिटोरियल सी भी आते हैं, जो समंदर होते हैं, जो हर स्टेट की अपनी एक टेरिटरी में समंदर आता है। They must not be used by belligerent forces either as a sanctuary from their enemies or as a base of operations. सेम रूल है। इसी तरह इंटरनेशनल स्ट्रेट्स आती हैं, जो समुद्री रास्ता है जहां से इंटरनेशनल ट्रेड होती है, जहां से ये शिप्स गुजरते हैं, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। अब ये क्या है? कस्टमरीली इंटरनेशनल लॉ एज रिफ्लेक्टेड इन 1982 लॉ ऑफ सी कन्वेंशन प्रोवाइड्स दैट belligerent and neutral surface ships, submarines and aircraft have a right of transit and passage through, over and under all straits used for international navigation. जो internationally use होती हैं स्ट्रेट, वहां से belligerents की नकलो हरकत को कोई नहीं रोक सकता। Neutral nations cannot suspend, hamper or otherwise impede this right of transit passage through international straits. न्यूट्रल नेशंस ये काम नहीं कर सकती। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं उनको ना न्यूट्रल स्टेट्स उनका रास्ता बंद कर सकती हैं, ना ही जो बेलिगरेंट स्टेट्स हैं वो उसका रास्ता बंद कर सकती हैं। इसी तरह आता है न्यूट्रल एयर स्पेस। न्यूट्रल कंट्रीज जो हैं जिन्होंने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया, उनकी जो एयर स्पेस है, उनके जो इंटरनल वाटर्स हैं, उनके जो टेरिटोरियल सीज हैं, belligerent military aircraft are forbidden to enter neutral airspace with the following exceptions. कुछ exceptions हैं, उसके अलावा वो भी उनको मना है। मेडिकल एयरक्राफ्ट प्रायर नोटिस के बाद ओवरफ्लाई कर सकता है न्यूट्रल टेरिटरी के ऊपर। समटाइम्स लैंड भी कर सकता है इन केस ऑफ
नेसेसिटी, या वो उनकी एयर स्पेस को एज अ पोर्ट ऑफ कॉल यूज कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें डिसाइड कौन करेगा? न्यूट्रल स्टेट्स डिसाइड करेगी कि हमने अलो करना है या नहीं करना। इसी तरह अगर कोई डिस्ट्रेस में कोई एयरक्राफ्ट हो, मतलब वो गिरने वाला है, वो खतरा है, उससे जाने जाने वाली है, तो फिर वो न्यूट्रल एयर स्पेस में उसको परमिट किया जा सकता है, लेकिन अगेन वो न्यूट्रल नेशन ही करेगी, और जैसे ही वो लैंड करेगा तो वो उनको कर लेंगे, उसके क्रू को और उसके एयरक्राफ्ट दोनों को न्यूट्रल स्टेट अपने कब्जे में ले लेंगे, उनको यूज नहीं होने देंगे। इसी तरह आगे फिनोमिना है कॉन्ट्राबैंड का। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? गुड्स विच आर डेस्टिन्ड फॉर द एनिमी ऑफ अ बेलिगरेंट एंड विच मे बी ससेप्टेबल टू यूज इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी चीजें जो बेलिगरेंट स्टेट में से किसी एक की तरफ जा रही हो और जो उस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में यूज की जा सकती है दूसरी स्टेट के खिलाफ, उनको कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। बेसिकली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड एंड कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड वो चीजें होती हैं जिनको देखने से ही पता चल जाए कि ये वो कॉन्फ्लिक्ट में यूज होगी, जैसे एम्यूनिशन हो सकते हैं, जैसे वेपन्स हो सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें। जबकि कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड कौन सी हो सकती है? जो कि ससेप्टेबल हो, कि वो पीसफुल टाइम में भी यूज की जा सकती हैं और वॉर लाइक पर्पसेस में भी यूज की जा सकती है। जैसे फूड स्टफ है, फूड स्टफ्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फ्यूल है, इस तरह की चीजें हैं। बेसिकली जब भी जंग होती है तो जो बेलिगरेंट्स होते हैं, दे ऑफ्टन डिक्लेयर कॉन्ट्राबैंड लिस्ट्स एज द इनिशिएशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। वो लिस्ट शेयर कर देते हैं कि हम इन चीजों को कॉन्ट्राबैंड तस्वुर करेंगे, और वो न्यूट्रल नेशंस को ये नोटिफाई कर देते हैं कि कौन सी चीजें एब्सोल्यूट और कंडीशनल कॉन्ट्राबैंड में ऐड की जा सकती है। फिर इसके बाद फिनोमेना है विजिट एंड सर्च का। Visit and search is the means by which a belligerent warship or belligerent military aircraft may determine the true character, कि वो enemy है या neutral है, of merchant ships encountered outside neutral territory। neutral territory के बाहर अगर कोई ship गुजर रही है तो वो उसकी नेचर डिफाइन करना कि वो किस तरह की है, मतलब वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, उसमें कॉन्ट्राबैंड मटेरियल्स हैं या क्या है उसके कार्गो में। द मैनर ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट एंड देयर अदर फैक्ट्स बेयरिंग ऑन देयर रिलेशन टू द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये न्यूट्रल वाटर्स से हटकर इंटरनेशनल वाटर्स में अगर कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई एक शिप आती है तो बेलिगरेंट स्टेट्स के पास ये विजिट और सर्च का ऑप्शन मौजूद होगा कि वो उसको देख सकें कि क्या वो हमारे अगेंस्ट तो नहीं यूज होगा। इसी तरह लास्ट चीज है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड इज अ बेलिगरेंट ऑपरेशन टू प्रिवेंट वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑफ ऑल नेशंस, enemy as well as neutral, from entering or exiting specified ports, airfields, coastal areas belonging to or occupied by under the control of an enemy nation। कोई भी ऐसी चीज आप ब्लॉक कर सकते हो, आप ब्लॉकेड अपनी पोर्ट, अपना कोई भी चीज आप ब्लॉक कर सकते हो ताकि वहां पे कोई भी जो आपका जहाज है या कोई भी आपका इस तरह की चीज वेसल है, कोई भी चीज है जो वहां पे ना आ सके और ना ही वहां से जा सके। A belligerent's purpose in establishing a blockade is to deny the enemy the use of enemy and neutral vessels or aircraft to transport personnel and goods to or from enemy territory। कि वो अपनी चीजें ट्रांसपोर्ट ना कर सकें, उसके लिए वो ब्लॉकेड लगा सकते हैं। Capture of neutral vessels and aircraft. Neutral merchant vessels and civil aircraft are liable to capture by belligerent warships and military aircraft if engaged in any of the following activities: avoiding an attempt to establish identity, मतलब उनसे आइडेंटिटी पूछी जाए और वो ना बताएं। विजिट एंड सर्च के ऑप्शन को वो रजिस्ट करें, या उनके पास कॉन्ट्राबैंड आइटम्स हो, या ब्लॉकेड को वो ब्रेक करने की कोशिश करें, या वो फ्रॉडुलेंट पेपर्स
प्रोवाइड करने की कोशिश करें, या वो ऐसे लोगों को लेकर जा रहे हो जो कि आपके एनिमी को हेल्प आउट करने जा रहे हो, या वो किसी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो जो कि एनिमी के इंटरेस्ट के लिए जरूरी हो, एनिमी को फायदा पहुंचाती हो। ये सारी चीजें अगर किसी वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू हो रही हैं और वो न्यूट्रल कंट्री का एयरक्राफ्ट था, तो बेलिग्रेंट स्टेट के पास ये हक हासिल है कि वो उसको कैप्चर कर सकता है, उसको रोक के रख सकता है। ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने डिस्कस कर लिया द लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।